हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अरे तुमने तो आज मेरी लाइन पंच लाइन बोल दी। चलो कोई नहीं, अब आगे का मैं बोलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और बढ़िया मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आपके सामने आ गए हैं, है ना। तो आपको समझ आ ही गया होगा, ये आई हैं साथ, तो फिर आज क्या होने वाला है। तो आपके सवाल जवाब के पिटारे में आज क्या है, चलिए। आज का जो सेशन है वो बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि आज हमने ऐसे क्वेश्चन पिक किए हैं जिसमें ज़्यादातर वीज़ा होल्डर्स की जो प्लानिंग होती है, जो उनका यूएस आने का जो डिसीजन होता है, उसमें ये आंसर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। ओके। क्योंकि ये सवाल हैं फैमिली के बारे में। जब लोग वीज़ा पर आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वीज़ा पर आते हैं, तो क्या वो अपनी फैमिली को साथ में लेकर आ सकते हैं कि नहीं, एंड जो उनके डिपेंडेंट आते हैं, स्पाउस आते हैं, हस्बैंड या वाइफ, क्या वो काम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक डिसीजन मेकिंग चीज़ है। राइट। तो पहले मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगी कि कौन से ऐसे वीज़ा होते हैं जिस पर ज़्यादातर इंडियन अमेरिका आते हैं। अच्छा, तो एक बात और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो हमारे सवाल हैं, हम जो मेजॉरिटी ऑफ जो सवाल लिए हैं हमने, वो ज़्यादातर ऐसे हैं जो ऐसे वीज़ा के उस पर कवर करेंगे। लेकिन कुछ और सवाल भी हैं जो लोगों ने पूछे थे, वो हमने लास्ट में रखे हैं। एंड प्लीज़ आप ये वीडियो लास्ट तक देखना, कोई ये ना सोचे कि हमने उनका सवाल जो है लिया नहीं है। तो हमने बहुत सारे, ढेर सारे इसमें सवाल लिए हैं एंड हम सभी के आंसर करते चलेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अमेरिका दर्शन चैनल पर। जो दोस्त मेरे पहले से इस चैनल पर जुड़े हैं, फैमिली का मेंबर हैं, मुझे जानते हैं। जो नहीं जानते उनको बता दूं, मेरा नाम है मुजम्मिल, मैं इंडिया से हूं और पिछले 10 साल से यहाँ अमेरिका में साइंटिस्ट हूँ। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। और आपका पहला सवाल था कि कौन कौन से वीज़ा होते हैं जिस पर ज़्यादातर इंडियन अमेरिका आते हैं। राइट। तो अच्छा, उसमें 3 वीज़ा हैं जिसमें मोस्ट ऑफ जो द इंडियंस हैं वो आते हैं यहाँ पर। तो पहला है F1 वीज़ा, जिसपे लोग ज़्यादातर स्टडी करने के लिए आते हैं। तो एंड दूसरा है, आपको पता है, तो वर्क वीज़ा में जो बहुत ही मोस्ट कॉमन है H1B, और उसके बाद है J1 वीज़ा। तो ये 3 वीज़ा मोस्टली हैं जिन पर मोस्ट ऑफ द इंडियंस यहाँ आते हैं। तो आगे सवाल। तो सवाल ये है कि ये जो वीज़ा पर लोग आते हैं, क्या वो अपनी फैमिलीज़ को लेकर आ सकते हैं कि नहीं, वो काम कर सकती हैं कि नहीं। तो इसके लिए मैं हर वीज़ा वन बाय वन पूछूंगी आपसे। ओके, हाँ। तो सबसे पहले वीज़ा जिसकी हम बात करेंगे वो है F1 वीज़ा, जिस पर स्टडी के लिए आते हैं। ओके। तो क्या उनके स्पाउस, उनके डिपेंडेंट बच्चे उनके साथ आ सकते हैं? आ सकते हैं तो क्या वो काम कर सकते हैं? तो देखिए, F1 वीज़ा पर जो है बिल्कुल जो स्पाउस हैं वो आ सकते हैं और बच्चे भी आ सकते हैं एंड उसमें आने में कोई दिक्कत नहीं है। और जिस वीज़ा पर वो आते हैं उसका नाम होता है F2 वीज़ा। सो F2 वीज़ा पर ये लोग आ सकते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट होते हैं F2 वीज़ा पर, वो काम बिल्कुल भी किसी भी कैपेसिटी में नहीं कर सकते हैं। वो अलाउड नहीं होता है उनको काम करना। लेकिन उसमें एक सिचुएशन ये है, कंडीशन ये है कि अगर जो स्पाउस है F2, अगर वो F1 में कन्वर्ट हो जाता है, कहने का मतलब ये है कि अगर वो भी अपने आप को कहीं पर एनरोल करा ले, किसी कोर्स में एडमिशन ले लेता है, स्टडी करने लगता है, तो उसका स्टेटस यहाँ पर चेंज हो सकता है F2 से F1 में। और जैसे ही वो F1 में आएगा तो वो एक लिमिटेड कैपेसिटी में जो है, जो कि अलाउ, मतलब यहाँ पहले ही उसमें कंडीशंस हैं कि आप कितना काम कर सकते हो स्टडी करते करते, तो उस दायरे में रहकर वो भी काम कर सकता है। दूसरा वीज़ा है H1B वीज़ा। ओके। सो यस, H1B वीज़ा पे स्पाउस ला सकते हैं, डिपेंडेंट भी आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा आते भी हैं। और H1B वीज़ा का जो डिपेंडेंट है वो H4 वीज़ा पर आते हैं। और मोस्टली दोस्तों इसमें होता क्या है कि H4 पर उन लोगों को, जो स्पाउस हैं, उनको काम करना अलाउड नहीं होता है। लेकिन कुछ एक कंडीशंस ऐसी हैं कि जिसमें उनको काम करना अलाउड है। कि सपोज़ अगर H1B वीज़ा वाले का जो कंपनी है जहाँ वो काम करता है, वहाँ पर उनका अगर ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग शुरू हो गया है, अंडर प्रोसेसिंग है, चालू हो गया है, तो उस कंडीशन में जो स्पाउस हैं उन लोगों को और H1B को भी EAD एक कार्ड होता है, EAD इज़ एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, वो मिलने पर ये लोग भी H4 जो है वो भी काम कर सकते हैं। तो आई थिंक उसके आगे की कुछ कंडीशंस हैं जो तुम बता सकते हो कि ये कब अलाउड हुआ था। 2015 में
हाँ, ये जो कंडीशनल अलाउ किया गया था H4 को, वो 2015 में रूल आया था, राइट। क्योंकि H1B वीज़ा पर जो लोग, जैसे स्पेशली जो कंपनी फाइल करती हैं आपके लिए ग्रीन कार्ड, वो EB2 कैटेगरी में होता है, एंड उस कैटेगरी में वेट पीरियड बहुत लंबा है। आप 15 से 25 साल की वेट की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टैलेंट, क्योंकि जो उनके स्पाउस होते हैं H4 वीज़ा पर, बहुत पढ़े लिखे, वर्क एक्सपीरियंस के साथ वो लोग आते हैं, बट वो कभी काम नहीं कर पाते हैं, तो वो जो कि सही नहीं है। हाँ, तो वही कि भाई इन सारे उसको देखते हुए 2015 में जो है ये चीज़ अलाउ कर दी गई थी कि अगर ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग में है तब जो है H4 जो है वो काम कर सकते हैं। लेकिन ये रूल्स की जो हेर बदल है ना, ये चलती रहती है। अब पता नहीं आज अलाउड है, कल को अगर हटा दें या फिर वो पूरा फुल्ली अलाउ कर दें, तो ये कुछ पता नहीं है। बट ये जो थी ये कंडीशनल है एक्चुअली। नाउ J1 वीज़ा, तो J1 वीज़ा, यस ऑफ कोर्स, J1 वीज़ा जो है मेरा इसलिए बड़ा फेवरेट है। सो समहाउ मैं खुद भी J1 पर आया था, और J1 का मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो जो है अपने उस पर डाला हुआ है चैनल पर, आपको मैं लिंक भी दे दूंगा, तो प्लीज़ उसको जाकर देखना। बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके, और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा एक यही है कि जो J1 वीज़ा के जो डिपेंडेंट होता है J2, जो स्पाउस है या फिर बच्चे हैं, बच्चे तो ऑब्वियसली नहीं, छोटे होते हैं, काम नहीं कर पाएंगे, बट जो J2 है वो एक काम कर सकता है, क्योंकि जैसे ही वो J2 पर यहाँ आते हैं, आने के तुरंत बाद जो है वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर देते हैं, और वर्क परमिट को जो परमिशन मिल जाती है 3-4 महीने में मिल जाती है। तो 3-4 महीने बाद ही अगर उनको जॉब ऑफर हो गया तो वो लोग फ़ौरन काम करना शुरू कर सकते हैं। और एक और क्या अच्छी बात है कि जो सैलरी है वो डिपेंडेंट ऐसे नहीं होती है कि अगर J1 की जो सैलरी है उससे कम होगी, या ऐसा कोई रूल नहीं है। तो मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो J1 है, और उनके J2 ने जब यहाँ काम करना शुरू किया तो उनकी सैलरी जो थी वो मेन एप्लीकेंट जो प्रिंसिपल है उससे ज़्यादा थी, मतलब J1 से ज़्यादा J2 की सैलरी थी। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उनका जो स्टेटस है वो J1 के उस पर डिपेंड करता है। J1 की जॉब रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो था डिफरेंट वीज़ाज एंड उनकी फैमिली एंड वर्क पॉसिबिलिटी के बारे में। अभी मैंने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन भी लिए हैं। इसमें एक सवाल ये है कि क्या पोस्टडॉक करने के बाद आप जिस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में पोस्टडॉक कर रहे हैं, पोस्टडॉक के टर्म पूरे होने के बाद क्या आपको वहीं जॉब मिल सकती है? तो उसका आंसर है दोस्त, यस, वहीं पर जॉब मिल सकती है, लेकिन वो सब डिपेंड करेगा कि आपका वीज़ा स्टेटस, एक वीज़ा अगर आपका ख़त्म हो रहा है तो क्या दूसरे वीज़ा में आपका वो चेंज हो रहा है। कि जैसे आपको मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि ज़्यादातर जो होता है यहाँ J1 पे जो काम करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट-डॉक जो करते हैं, उनका जो स्टेटस है मोस्ट ऑफ द टाइम H1B में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसी लैब में। तो वो उनकी जॉब जो है वो 5 साल के बाद H1B में जो है कंटिन्यू हो जाती है। और अगर H1B के रहते रहते ही अगर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है और आपका बॉस, आपकी यूनिवर्सिटी आप पर बहुत मेहरबान है, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली आपके चांसेस हैं कि आपको वहीं पर प्रोफेसर की भी जॉब ऑफर मिल जाए। सो ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स पॉसिबल हैं, लेकिन वही डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपकी नेटवर्किंग कैसी है, आपके लोगों के साथ कनेक्शंस कैसे हैं। पोस्टडॉक के लिए क्या एज मैटर करती है? ऑन पेपर एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है, और कोई एज के बेसिस पे आपको मना भी नहीं कर सकता है। इट डिपेंड्स कि आपकी प्रोफाइल उसको अगेन पसंद आनी चाहिए। लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोग जो है प्रेफर करते हैं फ्रेश PhDs को लेने के लिए, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी यहाँ सैलरी डिसाइड होती है। तो सारा बजट देखते हुए जो है ना, लैब्स जो है, जो PI होते हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, वो मोस्टली फ्रेश PhDs को लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक सवाल ये है कि किसी की जान पहचान वाली हैं जिनको F1 पर एक जॉब ऑफर हुआ है, तो क्या उन्हें वो जॉब ऑफर पे ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिर उन्हें और जगह भी ट्राई करना चाहिए? देखिए, अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए मैं कहूँगा, ये मेरी पर्सनल राय है, आप माने ना माने वो आपके हाथ में है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी देखा है ऐसा कि मैंने देखा लॉकडाउन के टाइम में इंटरव्यूज़ चल रहे थे। F1 का एक बंदा जो है कंपनी में सिलेक्ट हो गया, लेकिन ये लॉकडाउन का सिलेक्ट हो गया, उसको ऑफ़र लेटर ऑलमोस्ट दिया जाने वाला था, लेकिन
क्योंकि लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे रूल्स चेंज हुए, ये हुआ कि एक वक्त में एक जगह पर 3-4 से ज़्यादा लोग, जहाँ 12-13 लोग काम करते थे, वहाँ 3-4 से ज़्यादा लोग काम नहीं करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हुआ क्या कि उन लोगों ने फिर सोचा कि अगर भाई हायर अगर कर लेते हैं तो इसको, लेकिन ट्रेनिंग कहाँ कराएंगे, ट्रेनिंग कैसे देंगे अगर इतने लोग एक साथ काम ही नहीं कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में उसका जो हायरिंग थी वो होल्ड पे कर दी गई, उसको मना कर दिया गया उस वक्त। तो मैं कहूँगा ऐसे हालात देखते हुए कि जब अभी चीज़ें नॉर्मल होती जा रही हैं लेकिन फिर भी नॉर्मल नहीं हुई हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक सवाल ये है कि क्या वैक्सीन के लिए अमेरिका आया जा सकता है और वो किस वीज़ा पर आ सकते हैं? देखिए, इन जनरल जो है आप ट्रीटमेंट के लिए हैं अमेरिका आ सकते हैं। मैंने एक वीज़ा का जो वीडियो है वो डाला है, B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा। उस पर अक्सर लोग आते हैं यहाँ पर इंडिया से। बहुत लोग आपको भी पता होगा कि देखा होगा कि कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, जो कि देखिए जिनका ट्रीटमेंट इंडिया में अवेलेबल नहीं है उसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और अगर रही बात वैक्सीनेशन की, तो मोस्ट ऑफ द वैक्सीनेशन इंडिया में ऑलरेडी चीपर रेट्स पर वहाँ पर अवेलेबल हैं। और जो महामारी का इस दौर के लिए जो वैक्सीन आने वाला है, अगर जब वैक्सीन आ जाएगा तो डेफिनेटली वो इंडिया में भी अवेलेबल होगा। और आई होप कि आपको एटलीस्ट उसके लिए अमेरिका ना आना पड़े, आप आएँ टूरिस्ट वीज़ा पर, यहाँ घूमें फिरें, अच्छे से एंजॉय करें। एंड देन मैं तो ऐसा चाहूँगा। सो फ्रेंड्स, देखिए हमने कोशिश आज ये की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम कवर कर सकें, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, उन सबको एक एक करके जवाब देना बड़ा मुश्किल है। तो कोशिश ये करी गई कि सब लोगों के जो जवाब भी मिल जाएं और थोड़ा सा छोटा भी रख सके वीडियो को, तो ताकि आप लोग देख सको। तो प्लीज़ ये वीडियो आई होप कि आप लोगों ने लास्ट तक देखी होगी। और जिन लोगों के आगे सवाल आएंगे तो फिर से हम ये क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आप लोगों के साथ आएंगे। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक ज़रूर करना। और जो लोग नए आ रहे हो वो प्लीज़ इस चैनल को यार सब्सक्राइब करते जाना और इस फैमिली का मेम्बर बन जाओ। एंड आई वुड से अगेन यस कि आप अपनी दुआओं में हमें याद रखना, हम ज़रूर आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।